हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पुतिन ने बड़ा गेम कर दिया है, यानी रूसिया ईरान का यूरेनियम लेने वाला है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या होगा उसके बारे में भी। तो पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी ग्लोबल क्राइसिस की पृष्ठभूमि के बारे में। जैसे 21वीं सदी में मिडिल ईस्ट हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। यानी हाल ही में जब व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया है कि रूस ईरान का एनरिच यूरेनियम अपने पास रखने के लिए तैयार हो गया है, तो यह स्टेटमेंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। तो इस बयान को केवल एक डिप्लोमेटिक प्रपोजल के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा भी है, जिसमें ईरान, यूएस और रूसिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से विवाद का कारण बना रहा है और अमेरिका सहित पश्चिम देश इसे न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि ईरान इसे पीसफुली पर्पज के लिए बताता है। तो इसी टेंशन के बीच पुतिन का यह प्रस्ताव एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रो भी हो सकता है और एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी। तो यह पूरा मुद्दा केवल न्यूक्लियर वेपन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऑयल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री अलायंस भी है, रीजनल डोमिनेंस भी है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जैसे कई फैक्टर भी शामिल है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। तो यूरेनियम एनरिचमेंट वह प्रोसेस होता है जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें लगभग 0.7% U-235 होता है, यानी इसको रिफाइन करके उसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 3 से 5% एनरिचमेंट पर्याप्त होता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए 90% तक एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में ईरान लगभग 60% तक एनरिचमेंट कर चुका है, जो कि बहुत डेंजरस लेवल माना जाता है, क्योंकि यह वेपन्स ग्रेट यूरेनियम के करीब है। यानी यही कारण है कि यूएस और उसके एलाइज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंतित हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट केवल एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक वेपनालाइज का गेटवे भी माना जा रहा है। अगर कोई देश हाई लेवल एनरिचमेंट कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो वह बहुत कम समय में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, विशेषकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस पर कड़ी निगरानी रखती है। ईरान का आर्गुमेंट है कि उसे पीसफुली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एनरिचमेंट का अधिकार दिया जाए, जबकि यूएस और इजराइल का मानना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बम डेवलपमेंट कर रहा है, यानी सीक्रेटली वो लुका छुपी करके न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहा है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट इस क्राइसिस की जड़ बन चुका है। तो पुतिन का यूरेनियम प्रपोजल क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी स्ट्रेटेजिक या पीस इनिशिएटिव, उसके बारे में भी जानेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि रूसिया ईरान का एनरिच यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। तो एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है ये, और एक जीनियस पीस इनिशिएटिव भी हो सकता है, यानी दोनों में फायदा है। तो इस प्रपोजल के अनुसार ईरान अपना हाईली एनरिच यूरेनियम रूसिया को ट्रांसफर कर देगा, जिससे वह न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा, और बदले में यूएस मिलिट्री एक्शन से बच भी जा सकता है। तो यह प्रपोजल पहले भी 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील यानी JCPOA के दौरान चर्चा में आया था, जहां रूसिया ने सिमिलर रोल निभाया था। तब पुतिन का यह कदम रूसिया को एक ग्लोबल मीडिएटर के रूप में भी स्थापित करता है, यानी मीडिएटर बनना चाहता है, और उसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मजबूत पोजीशन भी देता है। रूसिया को यहाँ पर बड़ा फायदा होने वाला है। तो साथ ही यह यूएस के इन्फ्लुएंस को चैलेंज भी कर सकता है, क्योंकि अगर ईरान और रूसिया के बीच यह डील हो जाती है तो यूएस का प्रेशर स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ सकता है। तो इसीलिए इस प्रपोजल को केवल पीस इनिशिएटिव नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल चेस मूव के रूप में भी देखा जा रहा है।
तो ईरान का स्टैंड क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी वो सोवियत यूनिटी वर्सेस प्रेशर के रूप में दिख रहा है। यानी ईरान का स्टैंड इस पूरे मुद्दे में बहुत क्लियर है, जैसे वो अपने न्यूक्लियर राइट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी वो न्यूक्लियर की स्ट्रेटेजी नहीं देना चाहता है। तो ईरान का कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका सोवियत यूनिटी राइट्स है, यानी यह नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी के तहत अलाउ होता है। तो ईरान यह भी कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम प्योरली पीसफुली है और वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में मदद करता है और मेडिकल पर्पज के लिए भी इसका उपयोग करता है, ऐसा कहना है ईरान का। यानी वो क्या कहता है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, मेडिकल पर्पजर के लिए और पीसफुली के लिए भी ये तैयार होता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी विशेषकर यूएस और इजराइल इस पर भरोसा भी नहीं करते हैं ईरान पर। तो ईरान के लिए यह मुद्दा केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और सोवियत यूनिटी का भी एहसास होता है, क्योंकि अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर होगा तो यूएस और ईरान कभी भी इसको जैसे लड़ाई नहीं हो पाएगा। तो अगर ईरान अपना यूरेनियम पूरी तरह से किसी अन्य देश को सौंप भी देता है तो यह उसकी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को कमजोर भी कर सकता है। तो इसीलिए ईरान पार्शियल कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सरेंडर के लिए नहीं हो सकता। यही कारण है कि पुतिन का प्रपोजल अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है। तो यूएस की पॉलिसी और डिमांड क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी यूनाइटेड स्टेट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना है। इसके लिए यूएस ने कई स्ट्रेटेजिक भी अपनाई है, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी दिया गया है और मिलिट्री थ्रेट भी दिया गया है। तो हाल ही में यूएस ने ईरान से डिमांड की है कि वह कम से कम 20 वर्षों तक यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा यूएस चाहता है कि ईरान अपने एग्जिस्टिंग यूरेनियम स्टॉक फाइल को भी खत्म कर दे। तो ईरान ने इन डिमांड्स को अनकेपेबल बताया है, क्योंकि यह उसकी सोवियत यूनिटी के लिए खिलाफ होता है। तो यूएस की पॉलिसी में एक कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, यानी कंडीशन हो सकता है, जैसे वह डिप्लोमेसी की बात तो करता है लेकिन साथ ही मिलिट्री प्रेशर भी बनाता है। यही डुअल अप्रोच सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड भी बना देता है। तो यूएस का यह भी मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो वॉर सिचुएशन में क्या होगा, यानी ग्राउंड रियलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो वर्तमान में यूएस और ईरान के बीच सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस पर आ गया है। तो पर्शियन गल्फ में यूएस नेवी की प्रेजेंस भी बढ़ गई है और ईरान ने भी अपने मिलिट्री एसेट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो स्टेट ऑफ हार्मज, जो दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई का रूट होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे क्रिटिकल पॉइंट बन गया है। अगर यह रूट बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेटिंग भी हो सकता है, यानी बंद हो सकता है। तो यूएस ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड भी लगाने की कोशिश की है, जबकि ईरान ने इसे इलीगल और पायरेसी बताया है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट मिलिट्री क्लास अभी तक भी नहीं हुआ है, लेकिन सिचुएशन किसी भी समय एस्केलेट हो सकता है, यानी बढ़ सकता है। तो यह टेंशन केवल रीजनल इशू नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। तो यूरोप का रोल क्या होगा वो भी जान लेते हैं। यानी यूरोप बैलेंसिंग पावर के रूप में दिखा जा रहा है। तो यूरोपियन कंट्री इस क्राइसिस में बैलेंसिंग रोल निभाने की कोशिश भी कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि डिप्लोमेसी के जरिए सॉल्यूशन निकाला जाए और वॉर को अवॉइड किया जाए। तो यूरोप यूएस के साथ अलायंस में है, लेकिन वह ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाए रखना चाहता है। इसीलिए यूरोप एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है। तो ईरान भी यूरोप के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रहा है, ताकि यूएस प्रेशर को काउंटर किया जा सकता है। यह सिचुएशन ग्लोबल अलायंस के शिफ्टिंग नेचर को भी दिखाता है, जहां कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुरूप ही पोजीशन बदलते रहते हैं। तो रूसिया वर्सेस यूएस के बारे में जान लेते हैं। यानी कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है क्या।
तो इस पूरे क्राइसिस को रूसिया और यूएस के बीच नए कोल्ड वॉर के रूप में भी देखा जा सकता है। तो रूसिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों ग्लोबल डोमिनेंस के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, यानी ईरान इस कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रूसिया ईरान को सपोर्ट करके मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, जबकि यूएस इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह रिवरली केवल मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक में, डिप्लोमेटिक में और आइडियोलॉजी में भी है। इसीलिए ईरान न्यूक्लियर इशू एक लार्जर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा भी बन चुका है। तो ऑयल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का केंद्र बन गया है और ईरान इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, यानी डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और कई देशों की इकोनॉमिक भी स्टेबिलिटी में खतरा में पड़ सकता है। इंडिया जैसे ऑयल इम्पोर्टर यानी कंट्री पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए यह क्राइसिस केवल जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन सकता है। तो रोस्ट केस सिनेरियो के बारे में जान लेते हैं, यानी फुल स्केल वॉर कैसे होगा। तो अगर डिप्लोमेसी फेल होता है तो रोस्ट केस सिनेरियो फुल स्केल वॉर हो सकता है। इससे यूएस और उसके एलाइज, जिसको हम ईरान कहते हैं, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर सकते हैं और ईरान रिटेलिएशन भी कर सकता है, जैसे मिडिल ईस्ट में करता आ रहा है। तो यूएस बेस और एलाइज को टारगेट भी कर सकता है। इससे रीजनल वॉर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। इसराइल भी इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली शामिल हो सकता है, जिससे सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकता है। यह सिनेरियो ग्लोबल पीस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, यानी फ्यूचर क्या हो सकता है, वो भी जान लेते हैं। तो अंत में यह कहा जा सकता है कि पुतिन का यूरेनियम प्रपोजल एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक एफर्ट है, लेकिन इसके सफल होने की संभावना कम है क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। तो ईरान अपनी सॉवरेनिटी में समझौता नहीं करना चाहता है और यूएस अपने सिक्योरिटी कंसर्न को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए सिचुएशन अभी भी वोलाटाइल है और फ्यूचर में अनसर्टेन भी हो सकता है। तो अगर डिप्लोमेसी सफल होती है तो वॉर अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ग्लोबल क्राइसिस इंटरव्यूएबल यानी युद्ध बढ़ सकता है आगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे नई नई जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।